नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लैपटॉप फॉर अवेयरनेस में। दोस्तों, ये सीरीज वेल्थ क्रिएशन अलॉन्ग विद टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड है। अब तक हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज किया। हमने देखा कि कैसे किसी इन्वेस्टमेंट में आपको वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ टैक्स बेनिफिट कितना मिल सकता है। मेरा मानना है कि एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल व्हीकल में जो चीज़ें ढूंढ रहा होता है, कर रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, रिस्क कम से कम हो, रिटर्न इतना हो कि इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें प्रोफेशनल गाइडेंस या मैनेजमेंट मिले। तो आप चाहते हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें आपको कम से कम दिमाग लगाना पड़े पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में है। दोस्तों, हमने 80C में जितने भी टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे, मीन्स जिनका टैक्स बेनिफिट मिल सकता था, हमने सबको एनालाइज किया। उसी रेस में ये जो प्रोडक्ट आज मैं बात करने वाला हूँ शायद बाजी मार जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हैं पर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, you are not able to understand the terminology which are generally used in the market, in that case investing in equity is going to be more riskier to you। तो अच्छा ये है कि आप इनिशियली यदि किसी चीज़ को चालू कर रहे हो तो ऐसी चीज़ से चालू करो जो बहुत आसान हो। ELSS जो है आपके लिए उन्हीं में से एक वरदान से साबित होगा कि आप इक्विटी एक्सपोजर भी ले पाओगे, दूसरा आपका रिस्क लेवल कम होगा, वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगी, इसके साथ साथ आपको टैक्स का बेनिफिट मिल पाएगा और आपका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस ELSS में, इसको समझना तो बनता है कि ये है क्या और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ELSS है क्या, ये कैसे मेरे लिए बेनिफिशियल होगी, मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो ELSS मुझे दे रही है और बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं दे रहे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ELSS में जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं है। पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप अलग अलग सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हो, इवन दो यू आर नॉट एबल टू हैंडल आउट इंडिविजुअली दो सिक्योरिटीज़। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होते हैं क्योंकि वो अपना पैसा एक जगह पे नहीं लगा रहे होते हैं, वो अलग अलग पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वो डाइवर्सिफाइड हैं। तीसरी चीज़, इक्विटी, आप इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर भी इसमें ले सकते हैं। तो ELSS आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। इट्स एन सेविंग स्कीम, कोई भी व्यक्ति इसमें लगा सकता है, बहुत ही अफोर्डेबल है। 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और 500 रुपये में आप किसी भी म्यूचुअल इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट ले लीजिए। उस यूनिट से आपको बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उससे ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलने वाला है। सेकेंडली, जब हम बात करें कि सर इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, तो मेंटेनेंस, इट्स हैविंग अ लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे हम एक्सपेंसिव रेशियो बोलते हैं। लगभग इसका 1.4 से लेकर के 2.99% ऑफ वोट आपका फंड अमाउंट आएगा, इतना आपको एक्सपेंसेस रेशियो वो ले लेते हैं, जिसमें आपकी सारे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशंस, कस्टोडियन, ऑडिट, सारे एक्सपेंसेस उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा आप पे ऐसे भी फंड्स मिलेंगे जिनकी एक्सपेंसेस रेशियो आपका 1 से भी नीचे है। तो दोस्तों, जब भी आप चूज़ कर रहे हो कि कौन से ELSS में मुझे पैसा लगाना है, तो उस केस में एक्सपेंसेस रेशियो एक बहुत अच्छा पैरामीटर साबित होगा। इसे आपको कंसिडर कर लेना चाहिए, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमें कौन सी ELSS में पैसा लगाना है, इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, हाउ टू चूज़ अ बेस्ट ELSS। आप उसे देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड की ELSS में आपको पैसा इन्वेस्ट कर लेना। अब हम ELSS के दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं, रिटर्न। हर आदमी को जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर रिटर्न चाहिए। रिटर्न कम से कम इतना होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को मीट कर पाए। दोस्तों, यदि आप नेट पे सर्च करेंगे टॉप 10 ELSS स्कीम्स, तो उसमें बहुत सारे फंड आएंगे। लगभग आपका जो CAGR निकल के आएगा वो 19 और 20% के बीच में निकल के आने वाला है। और लोअर साइड में यदि आप जाओगे तो 7 to 8% जो अभी रिलायंस टैक्स सेवर फंड का चल रहा है। अब सर, मुझे कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कितना रिटर्न कोई फंड दे सकता है? बेसिकली इट इज़ होली डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द स्कीम इन विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। पर
ELSS आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर अ टैक्स प्लान, आप 80C की यदि डिडक्शन चाहते हो तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपया तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं फिलहाल मान के चल रहा हूँ आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप 1.5 लाख पूरा का पूरा ELSS में लगाने वाले हो। आप लगाओगे 1.5 लाख रुपए। सपोज मैं ये मान के भी चलता हूँ कि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हो या 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, आप दोनों में से किसी में भी ले सकते हो। हम दोनों की ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो और आपने 1.5 लाख रुपए ELSS में लगाए हैं तो आप 45,000 रुपये का तो टैक्स बेनिफिट ले लोगे। सो योर नेट इन्वेस्टमेंट इन ELSS इज व्हाट 1,50,000 माइनस 45, इट मीन्स 1,05,000 रुपये आपने वास्तव में लगाए हैं। ठीक है, अब ये 1,05,000 क्योंकि आपने टैक्स बेनिफिट के लिए लगाए हैं और इसका लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल है, तो 3 साल तक यदि आपने लगाया और इसकी यदि मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इफ विद द रेट, जो आप किसी और रेट को मत लो, इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसी को ले लेते हैं, निफ्टी 500 TRI को यदि हम ले लें, उसका जो अप्रॉक्स एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है वो लगभग 15%, 15.5% आ रहा है। और यदि मैं 15% से इसके 3 साल की वैल्यू निकालूं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो ये 2,38,000 होगी। आपने लगाया 1,05,000 और ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2,38,000। तो यदि मैं बात करूं कि आपको गेन कितना हुआ है तो गेन लगभग 1,38,000 रुपये का आपको इसमें गेन हो गया 3 साल में। अब 1,38,000 का गेन यदि आप 1,05,000 पे ले रहे हो तो लगभग ये आपका 118% 3 साल में रिटर्न निकल के आएगा। दोस्तों 3 साल में 118%, यदि मैं इसको एनुअलाइज करूं तो लगभग ये 39 to 40% निकल के आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको 40% रिटर्न दे सकता है? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है। तो भाई साहब, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यदि कंपेयर करोगे, आप FD को ले लो। यदि आप FD कराने जा रहे हो 4.5-5% मिल रहा है, वहीं यहाँ पे आपको ये एनुअलाइज रिटर्न 39 to 40% दे रहा है। हाँ, आप टैक्स ब्रैकेट 20 में आते हो, 20% के में, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है, कम मिलेगा। वहाँ 30,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड 1,20,000। हाँ, 3 साल बाद में वैल्यू 2,38,000 रहेगी। तो जो एनुअलाइज रेट यदि 20% ब्रैकेट में आते हो वो आपका रहेगा 32 to 34%। वहीं पे आप 30% ब्रैकेट में आ रहे हो तो आपका एनुअलाइज रेट निकल कर रहा है 39 to 40%। इतना रिटर्न और कोई नहीं दे सकता। इन माई ओपिनियन दिस इज गोइंग टू बी अ वेल्थ क्रिएटर पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आप उसमें ले सकते हैं, 40% का रिटर्न बहुत होता है। पर दोस्तों याद रखना, ये 40% में केवल रिटर्न के बेसिस पे बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। केवल रिटर्न बेस्ड आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में यदि पैसा लगा रहे हैं तो आप रिस्क जनरेट कर रहे हैं। अब अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं। भाई साहब, रिस्क, क्योंकि हर आदमी को क्या लगता है, डर लगता है कि यार मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें डर है क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लग रहा है। इक्विटी मार्केट इज हैविंग अ मोर रिस्क, आपका एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, पर इस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप उसे कम कर सकते हो, पर यह रिस्क मार्केट रिलेटेड रिस्क रहेगा। हाँ, किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का जितना रिस्क होता है उससे इसमें ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, इसके रिस्क मार्केट रिस्क हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, एंड वन कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है। तो देयर मे बी अ लॉट ऑफ रिस्क व्हिच इज गोइंग टू बी फेस्ड बाय एन इन्वेस्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन ELSS। पर हाँ, उन रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे हम उसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन, डाइल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सो अगेन दिस स्कीम्स गिव्स यू, दिस प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट गिव्स यू ना डाइवर्सिफिकेशन। आप रिस्क को कम कर सकते हैं क्योंकि रिस्क वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पे आप एक ही जगह पे पैसा लगा रहे हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपना पैसा एक जगह पे नहीं लगाता है, अलग अलग लगा रहा है, तो रिस्क थोड़ा सा कम होगा। अगेन दिस स्कीम्स गिव यू ना व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। एक और चीज़, पैसे की जरूरत हर इंसान को कभी भी पड़ सकती है, सो ही ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जब मेरे को जरूरत पड़े, क्योंकि पैसा मैंने जब मेरी मर्जी थी तब लगाया था, तो मुझे पैसा जब मेरी मर्जी हो तब निकालना है। तो यदि आप टैक्स बेनिफिट की तरफ देख रहे हो, इसलिए आपने ELSS लिया है, तो भाई साहब 3 साल से पहले पैसा तो नहीं निकाल सकते। पर हाँ, एक सुविधा है, यदि आपको लगता है जिस फंड हाउस में आपने पैसा लगाया आप उससे नाखुश हैं, तो उस फंड हाउस को आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। पर इसकी भी आपको ट्रांजैक्शनल कॉस्ट और कैपिटल गेन तो देना पड़ेगा, क्योंकि whenever you are going to switch from one fund to another, it is treated as what repurchasing and redemption of the units। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। हाँ, पर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगली बात, हर व्यक्ति के पास में मार्केट की नॉलेज हो जरूरी नहीं है यार।
and everyone is not competent to have know the technical language of what a market. In that case you always need what a specific guidance. तो इसकी भी मदद है। यदि आप इस ELSS में पैसा लगाते हो तो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स हैं। दे आर हैविंग एक्सपर्टाइज in managing the monies. They are having a research work on the basis of which they recommend, they invest your money in such schemes or such securities which give you a risk adjusted return देती हैं। तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस आपको मिलता रहेगा जिस कारण से आप वेल्थ क्रिएशन में बहुत आसानी होती है। अगली बात, भाई साहब कितने समय के लिए पैसा लगाऊं? तो होल्डिंग पीरियड, जैसे मैंने बताया कि आपका उद्देश्य, आपका रिस्क प्रोफाइल और होल्डिंग पीरियड आपका होना चाहिए। पर टैक्स बेनिफिट यदि आपने सोच रखा है तो लॉक इन पीरियड 3 साल है। 3 साल तक आपको पैसा रखना पड़ेगा, आप उसे निकाल नहीं सकते। पर मेरा मानना है कि जब भी आप ELSS लें तो कम से कम 5 से 7 साल तक पैसा रखें, तभी जाकर के आपको वेल्थ क्रिएशन मिलेगी। यदि आपने 3 साल के अंदर में पैसा निकाल लिया तो देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ मोर रिस्क, योर रिटर्न इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अब हम बात कर लेते हैं, अगला जो फीचर है वो है आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न। हर इक्विटी म्यूचुअल फंड अपना लगभग 65% ऑफ द फंड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन व्हाट सिक्योरिटीज, डिफरेंट सिक्योरिटीज हैविंग इक्विटी। दूसरी कंपनीज की इक्विटीज में पैसा लगा, बाकी का बचा हुआ वो डेट या फिर मनी मार्केट में लगा देते हैं। पर ELSS में क्योंकि 65% से यदि आपने नीचे लगाया तो वो डेट फंड हो गया, और 65 से ऊपर लगाया तो 65 या 65 से ऊपर लगाते हो तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हुआ। ELSS लगभग 80% अपना फंड का जो एलोकेट करता है इक्विटीज़ में करता है। तो ये स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैटर्न इट्स एक्सप्लोर द इक्विटी मार्केट को एक्सप्लोर करती है, आपको वेल्थ क्रिएशन के बहुत अच्छे तरीके बताती है कि कितनी जल्दी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। रिटर्न वेरी हाई है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, पर आप इस रिस्क को बियर कर सकते हो, तो आपको ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एक आखिरी बात जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बात ही वहाँ से चालू की थी कि हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, तो ये एक स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। जब भी आप ELSS में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 80C में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल जाएगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से यदि कोई एनुअल एक्रीशन या फिर कोई इनकम हो रही है तो ध्यान रखना दोस्तों, वो टैक्सेबल हो जाएगी। पर हाँ, उसका भी दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप डिविडेंड ऑप्शन में ना जाएं, आप चाहें तो ग्रोथ ऑप्शन ऑफ ELSS ले सकते हैं। उसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर एट द एंड जितना भी आपको पैसा मिल रहा है दैट शैल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन, और उस रिडम्पशन पे या फिर मैच्योरिटी पे जो 3 साल के बाद में आपको पैसा मिलेगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 112A में 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि 1 लाख रुपए तक का यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी। और 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन बहुत होता है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन जनरेट कर पाना 1 साल में शायद बहुत मुश्किल है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। By analyzing all the features related to what the affordability, minimum investment, what the expenses ratio, that return, how it is giving you a wealth creating return, risk level, diversification, professional management, holding period and tax benefit and the investment pattern, हमने एनालाइज किया कि ये स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें आपको पैसा लगाने में देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इस ELSS में कौन सी प्लान में पैसा लगाना चाहते हैं, कौन सा फंड बहुत अच्छा है, यदि इससे रिलेटेड आप और भी इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे आप जा सकते हैं। आपको वो बताएगा कि किस तरह से आपको एक ELSS स्कीम को चूज़ करना चाहिए। दूसरा, यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए वाइल डूइंग इन्वेस्टिंग इन ELSS, तो वो क्या है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यदि ये सारे वीडियो आपने देखे हैं तो वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि आपको वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता। सो by investing in ELSS you get 3 things: the exposure of what equity market, wealth creation and third a diversified product। इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो भाई एक दाम 4 काम तो क्यों ना लो।